नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की। अब देखिए, अगर आप ये सीरीज को अच्छे से फॉलो करोगे तो जितने भी आपके पॉलिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कंसेप्ट हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको फैक्ट भी रिवाइज कराता हूँ ताकि जब आप एग्जाम दो यूपी पीसीएस का आरओ का तो आपको फैक्ट भी वहां पे याद हो और कंसेप्ट भी आपको समझ में आता रहे, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस जो है ना वो कंसेप्चुअल भी आपको देखने को मिलते हैं प्री के एग्जाम में भी। और साथ ही साथ में आपकी एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एकदम आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का पहला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। देखो, हम लोगों ने 84 तक कर लिए हैं, ठीक है। हमें किससे स्टार्ट करना है? 85 से स्टार्ट करना है। पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज वाले को आप वीडियोस भी देखिए पुरानी, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। Which one of the following articles of the Directive Principles of State Policy deals with the promotion of international peace and security? ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधित है? ठीक, अब पहली चीज तो ये ध्यान रखो, जो आपके ये राज्य के नीति निर्देशक है ना, ये सिर्फ आपके एक आदर्श हैं, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डीपीएसपी। ये सिर्फ आपके ऐसे आदर्श हैं जो सरकार को ध्यान में रखने चाहिए जब वो कोई कानून बनाते हैं या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं, ठीक। एक और चीज, जो आपके डीपीएसपी हैं ये किसी भी आप क्या कहते हैं न्यायालय में जाके इनको लागू करवाने की मांग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार है, अगर आपका उसमें हनन होता है तो आप सीधा न्यायालय जाते हो ना, लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते। अब आते हैं आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा आर्टिकल जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से डील करता है, तो वो है आपका आर्टिकल 51A वाला, ठीक है। क्योंकि ये आपका जरूरी भी है भैया, सरकार को आदर्श तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, ये आइडियल्स के हमें भैया पूरे विश्व में शांति बना के रखनी है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, अब मैंने जैसा आपको बताया कि जो भी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उनको आप लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो। जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूज में हमेशा रहता है, जैसे एक हो गया आपका आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है ना ये बात करता है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है, कि सभी धर्मों पे एक ही कानून लागू होगा सिविल वाला। कि सिविल में आपके कौन से केस आ जाते हैं, जैसे डाइवोर्स का हो गया, शादी का हो गया, ठीक है, आपका प्रॉपर्टी कैसे बटेगी ये चीज, तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकिन दे रखा है लेकिन लागू नहीं है। एक आर्टिकल और समझो सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 47। ठीक, इसमें यह बोला गया है कि देश में शराब को बंद करो, ठीक है, शराब पे पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन आप तो देखते हो शराब खुले में बिक रही है, सिर्फ दो ही राज्य ऐसे हैं, गुजरात बिहार, जहां पे बैन है, ठीक। इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा, इसका सोल, उसका हार्ट, तो ये बोला गया है आपके आर्टिकल कौन से? डी वाला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। होता क्या, भी समझा रहा हूं, संवैधानिक संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन से आर्टिकल के तहत है? ये आपका आर्टिकल 32 के तहत, ठीक। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, आपको पता होगा आपकी 6 जो है ना इस समय पे 6 आपके मूल अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आप ये समझो, आपको बोला गया क्या चाहिए? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी एक आपका मूल अधिकार है। अब मान लो आपकी स्वतंत्रता इस मामले में क्या कहते हैं, कोई आपका सरकारी बॉडी ऐसी है जो इसका हनन कर रही है, ठीक। अब आपको फंडामेंटल राइट तो मिल गए, लेकिन अगर जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा के लिए आप न्यायालय जा ही नहीं सकते हो, तो फिर किसी काम के नहीं होते मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में एक मूल अधिकार ये भी जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधा कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय जा सकते हो, ठीक। और ये सुप्रीम कोर्ट जाने का जो आपका अधिकार है ना, इसको भी एक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने से हार्ट एंड सोल बोला है। फिर से समझ लो, आपकी 6 फंडामेंटल राइट हैं, ठीक। 6 फंडामेंटल राइट हैं, जैसे आपकी राइट टू इक्वालिटी हो गई, ठीक। और हर राइट में आपके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ऐसे आपकी जो 6th फंडामेंटल राइट है ना, वो है आपकी आर्टिकल 32 वाली, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक, संवैधानिक उपचार का आपका, एक सेकेंड चल नहीं रहा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक। अब मान लो आपके बाकी फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे दे रखे, लेकिन उनकी रक्षा के लिए अगर वो वायलेट हो रहे, अगर आप न्यायालय नहीं जा सकते हो तो फिर कोई काम का नहीं रहता। इसीलिए इस आर्टिकल को भी, इसी आपके अधिकार को भी मूल अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो, आपके जो अंग्रेजों के जमाने में जो अधिनियम आए थे वो बता रखा, और उसके उसको मैच करना है हमें, ठीक है, सिर्फ इतना करना है। देखते हैं जरा। सबसे पहले है आपका कौन सा? चार्टर एक्ट 1813।
तो चार्टर एक्ट 1813 ने क्या किया था ना, जो भारत में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो एकाधिकार था व्यापार पे उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये वाला ए का हो जाएगा आपका 2। मोनोपोली थी कंपनी की। मोनोपोली का मतलब हो गया सिर्फ वही व्यापार कर सकती थी, अंग्रेजों की कोई और कंपनी व्यापार कर नहीं सकती थी, तो इसको बंद कर दिया था। ठीक, अगला देखते हैं। फिर बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट 1700 आपका 73। रेगुलेटिंग एक्ट में ये बोल दिया गया था कि आपके जो कंपनी के निर्देशक होंगे, डायरेक्टर, उनको सभी जो दस्तावेज है ना दिखाने हैं, तो बी का हो गया आपका 4। फिर बोला गया 1858 का जो आपका एक्ट था, इसमें क्या था, पावर जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा जो ब्रिटेन की महारानी थी ना क्राउन, उनको चली गई थी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये सब अच्छा हिस्ट्री का भी पार्ट है, हिस्ट्री की भी सीरीज देख लीजिएगा और अच्छे समझ में आएगा। फिर डी वाला हो गया पिट्स इंडिया एक्ट, ये इसका होगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक, तो इसको अगर आप लोग मैच करोगे तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ए वाला। ठीक है, कौन सा बनेगा, ए वाला, मतलब चार्टर एक्ट का दूसरा हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर बी वाले का आपका 4 हो गया, 3 वाले का कौन सा हो गया, 3 हो गया, 4 का 1। ठीक है, डी, इसको ऐसे ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम था ना वो कौन से एक्ट से आया है, विभाग या विभागीय जो पद्धति थी वो कौन से सिस्टम से आई। अब देखो पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे आप अभी सरकार देखते हो तो सरकार में क्या होता है, एक आपके प्रधानमंत्री दिखेंगे आपको, प्राइम मिनिस्टर, फिर आपको दिखेंगे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, फिर डिफेंस मिनिस्टर दिखेंगे आपको, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर दिखेंगे आपको, फिर फॉरेन मिनिस्टर दिखेंगे। तो हर डिपार्टमेंट जो है ना, हर डिपार्टमेंट आपके अलग अलग इंसान के पास में, अलग अलग मंत्री के पास में, तो यही जो डिपार्टमेंट सिस्टम होता है इसी को पोर्टफोलियो बोला जाता है। पहले क्या होता था, पूरी सिर्फ एक मंत्रिमंडल होती थी, उसमें किसी को विभाग नहीं दिया जाता था। ठीक है, बस ऐसे ही सब जो अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में, वो हुआ था आपके, जो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इससे आपका लागू हुआ था। ठीक है, 1861 सबसे पहले जो लॉर्ड कैनिंग थे ना उन्होंने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें भैया आपके चुनाव आयुक्त को लेके स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी करेक्ट है। ठीक, पहले वाली बोली जा रही है कि जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी चुनाव आयुक्त हैं, उनके अधिकार समान है लेकिन वेतन अलग अलग है, तो ये गलत है। अधिकार भी समान है उनके और वेतन, सैलरी भी उनको बराबर मिलती है। ठीक, उसके बाद जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको जो सैलरी मिलती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो उनको सैलरी मिलेगी ना सुप्रीम कोर्ट के जज को, वही इनको सैलरी में, दूसरे वाला बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, फिर अगर इनको हटाना हो आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, तो ये वैसे ही हटेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे जो राष्ट्रपति का तरीका है, महाभियोग, इंपीचमेंट, तीसरा वाला भी सही है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि इनका जो कार्यकाल है वो या तो 62 साल या 5 वर्ष, तो ये गलत है। ये है आपके 65 साल का है या 6 साल, जो पहले हो जाए। फोर्थ वाला भी गलत। अभी क्या आपका दूसरा और तीसरा सही हो गया। एक चीज और ध्यान रखो, जो चुनाव आयोग है उसमें अभी आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, टोटल 3 मेंबर बॉडी है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा हो गया, बी वाला हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें बोला जा रहा है रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। किसने किया था गठन, तो ये किया था आपका जो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोले जरा कौन सा करेक्ट है। देखो इसमें जो करेक्ट वाला है आपका वो है बी वाला। ठीक है, इसमें बात हो रही अध्यादेश की। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकते हैं, जब आपके दोनों जो हाउस है ना संसद के, वो आपके सत्र में ना हो, दोनों सदनों के सत्राधीन ना होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। एक चीज ध्यान रखो, ये अध्यादेश क्या होता है, इसके बारे में पॉलिटी की एक सीरीज अलग है जिसमें मैंने डिटेल टॉपिक्स पे वीडियो बनाई, उसमें ऑर्डिनेंस है, उसको जाके देखेगा, अच्छे समझ में आएगा। ऐसे समझो ऑर्डिनेंस जो है ना, आपका जो नॉर्मल कानून है, जैसे जो आपका संसद से कानून बनता है, कैसे बनता है संसद से कानून, जब आपका लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर जो आपके प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, उसको साइन कर देंगे तीनों जगह से। लेकिन मान लो आपका लोकसभा या राज्यसभा दोनों सत्र में नहीं है, या मान लो राज्यसभा सत्र में नहीं है, तो कानून तो तभी बनेगा जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होगा। ठीक, लेकिन जब राज्यसभा सत्र में नहीं है, तो ऐसे में जरूरत पड़ गई ऐसे में कानून की, तो क्या होगा, ऐसे में राष्ट्रपति इशू करते ऑर्डिनेंस, हिंदी में बोला जाता है अध्यादेश, अपनी मर्जी से नहीं, मंत्री परिषद की मर्जी से करते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझ लो, मान लो कभी कभी बहुमत नहीं भी होती तब भी अध्यादेश आ जाता है। जैसे ट्रिपल तलाक बिल था ना, जब तक बीजेपी के पास बहुमत नहीं थी तो ट्रिपल तलाक बिल कैसे सरकार लाती थी, वो अध्यादेश के द्वारा ही लाती थी। और डिटेल में समझना है तो वीडियो देख लीजिएगा। अब इसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो भैया कौन कौन से आर्टिकल्स हैं आपके पता है, पहली फंडामेंटल राइट है तो ये आपके
आर्टिकल 14 से 18 तक है, तो 5 आर्टिकल इसमें दिए। अगला क्वेश्चन है, में क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ठीक, पहले क्या होता था ना, अच्छा आपको पता है एक आर्टिकल 74 है तो ये बताता है जो आपके प्रेसिडेंट होंगे उनको, जो आपके मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी राय के हिसाब से काम करना है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, मान लो राष्ट्रपति ने मना कर दिया, तो मना करने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं, बस होता क्या है ना, राष्ट्रपति एक बार क्या मामला, इन्होंने कोई राय दी, एक बार वापस भेज सकते हैं कि एक बार फिर से विचार करिए, लेकिन मंत्रिपरिषद ने फिर से वही राय दे दी राष्ट्रपति को कि ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसा ऐसा अध्यादेश लाना है, तो वह राष्ट्रपति को वो काम जो है करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल के तहत है, ये आपका कौन से संशोधन के तहत है, ये आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। ठीक है, यही बोला जा रहा है, एम्पावर प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार भेज सकते, वापस मंत्रिपरिषद भेज देगी वही मामला, तो फिर से इनको करना जरूरी है। अब बोला जा रहा है क्या लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जैसे अभी लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा है, प्रधानमंत्री आपके मोदी जी 5 साल का कार्यकाल है, क्या बढ़ाया जा सकता है? हाँ बढ़ाया जा सकता है। कब? जब आपातकाल लगाओ। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे, आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती, जैसे आपकी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपका आपातकाल लगाया था, तब जो कार्यकाल था 1971 से 76 तक था, उसको 2 साल इन्होंने बढ़वाया था। ठीक है, हर बार में 1-1 साल, तो लोकसभा कार्यकाल इन्होंने बढ़वाया था, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये इतने ही थे आपके क्वेश्चंस, अगली वीडियो में हम लोग 95 से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस, फैक्ट, कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है या कोई आपको चीज पसंद नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड में मैं आपको ये भी बता दूं, हमारा यूपी पीसीएस 2024 के लिए एक पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस, जहाँ पे कंप्लीट एक ही जगह पे पूरी तैयारी करने के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।